वेलकम बैक एवरीवन। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपके पैसे कितने लगे हैं, आपकी अर्निंग कितनी हुई है। आपने 4 साल 4.5 साल बिजनेस तो किया, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव बता रहे हो, आपने पैसे कितने कमाए वो नहीं बता रहे हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ये रिवील किया जाए कि हाँ मेरे कितने चेक्स बने थे, 4 साल तक मैं क्यों करता रहा, उसका भी जवाब। बस कोशिश यही करूँगा कि जो भी चीज़ें आपको बताऊँ फैक्ट पे बता रहा हूँ, और वो पैसे मैंने पे किए हैं वो बता रहा हूँ। बस कोशिश करूँगा कि रफली आइडिया दे दूँ आपको कि मोटा मोटा कितना लगा है और कितना पैसा मेरा आया है। 4 साल में मैंने कितना पैसा कमाया, इसी को आज मैं रिवील करने वाला हूँ कि इस करोड़पति वाले बिजनेस में इस करोड़पति ने कितना कमाया। जब मेरा साइनअप हुआ था, साइनअप के बाद मैजिक आया था, तो मैजिक में हमने पैसे दिए थे, लगभग 1.5 लाख के आसपास लगा था। 2019 में मैं वीकॉन गया था, वीकॉन के 1.5 लाख के बाद जो हॉट करे मैंने, टोटल मैंने 4 हॉट करे हैं 1.5 लाख के हिसाब से। मैं यहाँ पे भारती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारती का भी बताऊँ। 2019 में मुझे याद है कि मेरा पहला साइनअप हुआ था, मेरा फ्रेंड साइनअप हुआ था, स्कूल फ्रेंड। तब तक मैं लगभग 20-25 प्लान करा चुका था, और वो प्लान मैंने करवाया था तभी वो दोस्त मेरा साइनअप हुआ था। वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा, बीवी बिजनेस वॉल्यूम 3 यूवी लेफ्ट और 3 यूवी राइट, जब बैलेंस होता है तब 14,000 का चेक आता है। उसके बाद लगभग 3-4 महीने बाद मेरा एक और साइनअप हुआ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो साइनअप हुआ, और दैट्स हाउ मेरा बैलेंसिंग हुआ। लेफ्ट में मेरा स्कूल फ्रेंड और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों जब साइनअप हुए तो मेरा एक 14,000 का चेक बना। भाई बहुत खुशी हुई कि यार चलो पैसा आता है। ये इस बात को मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लगभग 10 महीने बाद ये पैसा बना था। तब तक मैं लगभग 50-60 के बीच में प्लान्स करवा चुका था। जब वो साइन अप हो गए तब तक हमारे जो क्लाइंट थे जिनके साथ में हम काम करते थे, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था। उसका रीज़न क्या था, जिन भैया को आप जानते होंगे LIC में, उनके नाम पर किसी एक थर्ड अपलाइन ने, जो ग्रैंड अपलाइन बोला जाता है जिसको, उसने अपनी ऑडी फाइनेंस करवाई थी। 1-2 EMI देने के बाद में उसने देना बंद कर दिया था पैसा, और दैट्स हाउ उनके बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज हो गए थे, उनको वो EMIs पे करनी पड़ रही थी। फिर उनका भी एक्सपीरियंस ख़राब हो गया इस चक्कर में। और मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई किया था। आप सोचो कि क्लब वेलोसिटी मतलब उस टाइम पे होता था 4 वीक में, चारों में L1, हर वीक में L1 करना होता था। और L1 मतलब होता है 5-5 यूवी के साइनअप, 4 वीक लगातार। और उसी क्लब वेलोसिटी के ड्राइव में ही हम लोग साइनअप हुए थे। उनकी क्लब वेलोसिटी में क्या हुआ, उनका वो अचीवमेंट होने के बाद में उनका क्या हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। बट जो बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, जिसका पैसा बनना चाहिए था, उसका तो पैसा बन गया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोन ले लिए, उन्होंने बहुत सारे अपने घर वालों को साइनअप कर दिया, और उसी दौरान उन्होंने ऑडी भी ले ली, अपलाइन की। ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई उनके साथ में कि उनको थक हार के बिज़नेस को गुड बाय कहना पड़ा, जबकि वो बिज़नेस को इंडोर्स करते थे, बिज़नेस को अच्छा बताते थे। तो हर आदमी के साथ में यही होता है, जब तक उस पर्टिकुलर आदमी के साथ में गलत नहीं होता है, वो नहीं बोलता है या वो पीछे नहीं हटता। क्योंकि इस बिज़नेस में 2 पहलू होते हैं, एक तो आपको जो दिखाया जाता है, और एक दूसरा पहलू जो आपके साथ बीतता है। जब आपको दिखाया जाता है, ट्रेनिंग्स वगैरह में बताया जाता है, जितनी भी वीकॉन और मैजिक और जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं ऑनलाइन PDS वगैरह में, तो वो एक पहलू दिखाया जाता है आपको, जिसको आप मान लेते हो, क्योंकि वो उसको आपने देखा नहीं है, लेकिन बस आप मान लेते हो कि ठीक है इन लोगों का हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा। और एक पहलू दूसरा होता है जो जिसमें आप फंस जाते हो, या आपके साथ में जो होता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो आपके साथ में जो अप्लाई करते हैं, चाहे वो लोन्स हों जो आपने लिए हैं दूसरों को साइनअप करने के लिए, हॉट साइनअप करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब दूसरे पहलू पे आप फंस जाते हो, जब आप दूसरा पहलू देखते हो कि यार ये तो मैं फंस गया। सबसे पहले वाले मैजिक में मैं और भारती गए थे, उसमें भी बहुत अप्लायंस ने इतना ज़्यादा वाला हौच पौच कर दिया था। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं शेयर कर सकता कि थाईलैंड में किस लेवल की बकचोदी बोलते हैं वो हुई थी वहाँ पर। मतलब स्टिल हमें भरोसा था भैया के ऊपर कि चलो ये कर रहे हैं तो ठीक कर रहे होंगे, हम इनके भरोसे आए हैं। लेकिन जब 2019 के लास्ट तक जब उन्होंने बिज़नेस छोड़ दिया, तब हुआ ये कि हम अकेले पड़ गए। जब हम अकेले पड़ गए तो हमें देखने वाला करवाने वाला कोई नहीं था। बट बहुत सारे लोगों के अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, तो ये दिमाग में पहले ही डाल दिया गया था कि अपलाइन छोड़ के जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी छोड़ के जा सकता है। 4 लोग, मैं, भारती और मेरे 2 दोस्त, ये 4 लोग गए थाईलैंड मैजिक अटेंड करने के लिए।
गए क्यों, उसके पीछे रीज़न है कि भाई ये हम लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, उसके बाद में खुद ही से प्लान लेते थे कहीं तब फिज़िकल पीडीएस हुआ करता था, तो हम फिज़िकल पीडीएस अटेंड करने जाते थे उस टाइम पे। और डांस होता था पहले, पीडीएस के पहले ढेर सारा डांस होता था। मीनवाइल भारती ने अपने भाई को, अपने पापा, अपनी बहन, अपने जीजा, सबको ही साइन अप कर दिया था उस टाइम तक, मतलब हॉट साइन अप कर दिया था लोन लेके। एक तरफ मैं काम कर रहा था, लेफ़्ट साइड में था, और राइट साइड में भारती अपना जब साइन अप कर रही थी। तो भारती के पैसे तब बन रहे थे जब वो हॉट साइन अप्स कर रही थी। मतलब कि अगर वो पापा के साइन अप कर रही थी तो मेरे एक तरफ से जो साइन अप हुआ था उन दोनों का बैलेंसिंग होने के बाद में उसका पैसा बनता था। मतलब कहने का मतलब कि घर का पैसा था, 2-2.5 लाख रुपए लगाने के बाद में जो पैसा बनता था। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप तीसरा साइन अप करते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको किसी न किसी अपने दोनों लेग के नीचे ही डालना होगा। जब मैंने तीसरा साइन अप किया, मुझे याद है, तो मैंने अपने दोस्त के साइड में किया, और फिर इधर से फिर मैंने अपने जीजा जी को साइन अप किया, तो मेरा दूसरा चेक बना। तो कहने का मतलब मेरा 14,000 का एक चेक एंड 14,000 का एक चेक, टोटल 28,000 रुपये मेरे बने थे। पहला जो चेक था वो लगभग 10 महीने बाद बना था, और जो दूसरा चेक था वो लगभग 1.5 साल बाद बना था। तो इसके बीच में काफ़ी गैप था, इसके बीच में काफ़ी प्लान्स शो कर रहे थे, इन्फो इनवाइट ट्रेनिंग्स तो चल ही रही थी। उसके बाद कोविड आ जाता है, कोविड आ गया, तो कोविड में सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। ट्रेनिंग्स में जो हम जाते थे, जहाँ पे फिज़िकल पीडीएस अटेंड करते थे, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते थे, लगभग 250 रुपये देने पड़ते थे पर संडे। अब जो है ऑनलाइन होने लगा था पीडीएस वगैरह और वीसेल वगैरह। अब इनके पास कोई चारा था नहीं, तो सब लोग ऑनलाइन आ गए। तो फिर उस साल ऑनलाइन होगा वीकॉन, और इसके लिए भी इन्होंने मेंबरशिप दी, मेंबरशिप के लिए कि आप ये 8,000 रुपये का ख़रीदोगे प्रोडक्ट, तब आपको वो वी ट्यूब में चलेगा। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके टीम में, तब हमने मतलब ट्रेनिंग अटेंड करी। ट्रेनिंग में भी एक रूम में, कोविड के टाइम पे मुझे याद है, कोविड के टाइम पे एक रूम में ही 3-4 लोगों को बिठाया, और उस बड़ा सा एक प्रोजेक्टर लिया हमने। प्रोजेक्टर से हम उस पर लाइव चलाते थे फ़ोन से। तो ये होता था कि अगर आपको बिज़नेस में कुछ बड़ा करना है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा चीज़ों में। तो देखो, हमने तो पूरा ईमानदारी से जो हमसे हो सकता था वो हमने किया। हमने कहीं पैसे की कमी नहीं होने दी, ना हमने ये सोचा कि नहीं नहीं यार यहाँ पे बचा लेते हैं। ये तो जो लगा तो लगा। और जब फिज़िकली हम प्लान्स दिखाते थे, लगभग 100 प्लान्स हमने दिखाए हैं, और कहीं भी ऐसा नॉर्मल प्लान नहीं होता था। प्लान बरिस्ता में, सीसीडी में ऐसे ही होता था, और आप जानते ही हो बरिस्ता और सीसीडी में प्लान करना कितना महंगा है। तो मिनिमम जो खर्चा आता था 1,500 से 2,000 के बीच में आता था, वो हमें ही पे करना होता था। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 100 प्लान के बाद अगर 2,000 का भी हम मोटा मोटा निकालते हैं, तो 100 प्लान मतलब 2 लाख के आसपास। 2 लाख के आसपास तो हमने सिर्फ कॉफ़ी पिलाई। हमने ऑनलाइन जो वीकॉन अटेंड कर रहे थे, हम उसमें इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन नहीं था, तो हमारे साथ में जो अटेंड कर रहे थे उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, तो वो हिंदी के लिए हमने फिर से 8,000 रुपये का एक मेंबरशिप लिया। और वो भी यही था कि आपको अगर ख़रीदना है तो आपको आरएसपी प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा उस ट्रांसलेशन को भी लेने के लिए। उसका भी हमने कोई यूज़ नहीं किया, सिर्फ ट्रांसलेशन किया हमने, उस मेंबरशिप को लिया। और ये सारे पैसे हम अपने तरफ से ही लगा रहे थे। और इस बीच हमने एडवांस आईएसबी अपलाइन है, उनके साथ में काम करना शुरू किया। फिर कोविड के बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी। जॉब के पीछे भी एडवांस आईएसबी भाई साहब का हाथ था। वो बोलते थे, देखो तुम जॉब नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलेंगे, कैसे जानोगे कि लोग परेशान हैं, तो किसको कितना चाहिए, किसको बिज़नेस चाहिए, वो कैसे पता चलेगा तुमको। और वो जॉब ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को प्रॉस्पेक्ट कर सकते हो, प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे वो चीज़ें करना ज़रूरी है, और जब तक तुम उस जगह पे जाओगे नहीं तो तुम कैसे समझोगे। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने जॉब ज्वाइन करी, और मैंने टीपीए में जॉब ज्वाइन करी। टीपीए ऐसी जगह है जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है। टीपीए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डॉक्टर्स भी काम करते हैं, जहाँ ऑडिटर्स भी काम करते हैं, और मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं। मैंने काम करना शुरू करा ऐसी जगह, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो काम करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं, और प्रॉस्पेक्टिंग भी होगी यहाँ पे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इतना भूखे हैं नहीं लोग, और मैं किसी के पास जा रहा हूँ, मैं उनसे ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में घुस रहा हूँ। वो चीज़, उस चीज़ का एहसास पहली बार मुझे वहीं पर हुआ। मैं उनका नंबर ले रहा हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं ही सामने से जाके ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको ज़रूरत नहीं भी है तो भी उनसे बातचीत कर रहा हूँ, और उनको
उनको फील करवा रहा हूँ कि देखो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास देखो मैं यहाँ पे घूमने गया हूँ, वीकॉन की पिक्चर्स डाल रहा हूँ, स्टेटस पे लोगों को शो कर रहा हूँ। इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, और मतलब शो करने के लिए जस्ट टू डू अ बिजनेस विद मी, और मैं बता क्या रहा हूँ। और लास्ट में ये अगर आएंगे भी तो हम कब इनको बताएंगे कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि हम उस टाइम तो बताते नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ मैं तो उस टाइम पे नहीं बताता हूँ, मैं तो ये बताता हूँ हाँ हाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और उस टाइम तक मैंने 4-5 एग्जांपल्स ऐसे देख लिए थे जो कि कहीं ना कहीं बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस मुझे याद आता है कि मेरे एक जो स्कूल वाले फ्रेंड ने एक साइनअप किया था, वो अपने फ्रेंड किसी साइनअप किया था, और उसको भी नहीं बताया था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है। मतलब वही हॉट साइनअप का या कोई मैजिक से आया हुआ था, वो नया ना जोश में था, और उसने बस अपने भरोसे पे कि तू मेरे ऊपर भरोसा करता है कि नहीं। और उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था वो, उसने उसका कहीं सरकारी जॉब लगा था, उसके पास कुछ पैसे थे, उसने भेज दिए, और इन्होंने भाई साहब ने परचेज़ कर दिए। उसने ट्रेनिंग अटेंड करी तो उसको पता चला कि ये क्यूनेट है, तो उसने फिर पैसे मांगने शुरू करे, भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो उसको कई बार समझाया गया, बताया गया ये है पोटेंशियल, ये है चीज़ें। एक टाइम ऐसा आया था कि उसने केस करने की धमकी दी, उसने ये भी किया कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ लीक कर दूंगा, कि ये स्कैम कर रहे हैं। उसने किया भी था, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बना के इसको ऐड करके अपने स्कूल ग्रुप में उसने डाल दिया था कि भाई ये देखो ये मुझे चेन मार्केटिंग में जोड़ रहा है, बिना बताए पैसे ले लिए, ऐसा वैसा। और उस टाइम मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत गलत बात है, उसने गलत किया, करना चाहिए बिजनेस ऐसा। और मैं क्यूरेट की तरफ से उससे लड़ रहा था कि देखो ऐसा है, माइंडसेट की बात होती है। तो जो ज्ञान मुझे, किताबी ज्ञान, जो ज्ञान मुझे दिया गया था, उसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, और अपने दोस्त के साथ से उससे लड़ रहा था। समहाउ वो पैसे जो है हमने किसी तरीके से ये किया कि वो पैसे नहीं आए, क्योंकि इसके पास भी नहीं था, उसने परचेज़ कर लिए थे, जो कि मोस्टली लोगों के साथ में होता है कि अपना भरोसा दे के तो आदमी साइनअप कर लेता है, पैसा कंपनी में दे देता है। और इसी चीज़ को बोलता हूँ कि कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, स्कैम कंपनी है, कि कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे कैसे आए, वो पैसे ले लेती है, आपको उसका प्रोडक्ट दे देती है, कुछ नहीं पता। आपको बोलती है आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, अपनी मर्जी से हो, आप अपनी मर्जी से करो, ना कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। के साथ में हम काम कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने फिर हमें बताया कि देखो पैसे कहाँ से दोगे, तो पैसे थोड़ी ना है, तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। जो हमारी टीम बढ़ने लगी जब, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स लेते थे हम, प्लान्स शो करते थे, ऑनलाइन शो करते थे, फिजिकल शो करते थे, जहाँ बन पड़ता था जाते थे। हम डाउनलाइन के पैसे देते थे कि भाई कॉफ़ी लग रही है तो उसके भी पैसे हम ही दे रहे हैं। जहाँ पे वीकॉन अगर मान लो फिजिकल हो रहा है तो वीकॉन में गए, तो वीकॉन में या मैजिक में, वहाँ पे भी हमने डाउनलाइंस के पैसे दिए कि भाई, और सिर्फ अप्लायंस के कहने पे कि भाई ये पैसे इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे, ये आ जाएंगे। लेकिन जो जिस तरीके का एक्सपीरियंस हमारे साथ में हो रहा था, जिस तरीके से लोग हमें मिल रहे थे, और जब हम साइन अप कर भी रहे थे उनको, तो मैंने देखा कि जब मैं किसी को क्लोज़ कर रहा था ना, तो बहुत सीधे सीधे लोग थे। मैं इस तरीके से क्लोज़ करता था कि देखो हम यहाँ पे खड़े हैं 25 साल से, और मैं यहाँ पे हूँ मेरे भरोसे, तो मैंने अपना भरोसा दिया। तो वो बहुत सीधे साधे लोग, उन्होंने भरोसा किया, 5 लाख 6 लाख रुपए से साइन अप किए लोगों ने। और फिर अपलाइन ने हमारे ऊपर प्रेशर करना शुरू करा कि देखो अब तुम्हें पैसा कमाना ज़रूरी है, तुम्हें अपने प्लान्स भी कराने होंगे। अब आप सोचो कि एक तरफ आप अपनी टीम का भी प्लान ले रहे हो, उसके बाद अपना भी प्लान करा रहे हो, उसके बाद आप सारा पैसा भी मैनेज कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया था। और इस चीज़ का गिल्ट कि यार मेरी टीम बढ़ रही है और मेरे अपने साइन अप नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ का कि यार मुझे अपने इन्फो इनवाइट वो देने हैं, क्योंकि जेब में पैसे हैं नहीं। कि जो लोग, जितने भी अप्लायंस बनते हैं, जितने लोग होते हैं, पैसे नहीं अर्न करते हैं, लेकिन उन्हें शो ऑफ करना होता है इस तरीके से कि हाँ मैं बहुत बड़ा अपलाइन हूँ। ये शो ऑफ में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, चीज़ का गिल्ट आता है कि किस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब। और सिर्फ ये कहीं ना कहीं उस ड्रीम से जुड़ा हुआ चीज़ है। जब हम लोगों ने एक ड्रीम देखा था उस सेशन में जब हम गए थे, तो वो कहीं ना कहीं याद दिला दिया जाता था बार बार जब हम गिव अप करने की सोचते थे। तो वो इवेंट हमने अलग से अटेंड करे, उसमें हमारा लगभग 2.5-3 लाख रुपए और लगे। जब टीम बढ़ने लगी ना, तो इस चीज़ का एहसास होने लगा था, क्या ये रियली वर्थ इट है कि पैसा हम लगवा रहे हैं और इनका पैसा नहीं बन रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन सब के पीछे, उनके प्लान्स लिए, उन ट्रेवल किया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर कोविड की। फिर मीनवाइल प्रेशर बढ़ता गया कि अब अपने साइनअप्स करो। एक ऐसा प्लान था जिसका प्रोस्पेक्टिंग, जिसका नंबर मैंने ट्रेन में लिया था,
और वो लेडी थी, सिंगल मदर थी, और काफ़ी टाइम तक बात करी, और मतलब जिसको बोलते हैं बहुत बढ़िया से प्रोस्पेक्टिंग करी मैंने सारी चीज़ें, कुछ समझता था, जानता था कि इनके पास पैसे की कमी है। फिर जब उनको मैंने प्लान दिखाया, एक बात का एहसास हुआ कि जैसा मैंने और लोगों को साइन अप किया है, उनके पैसे नहीं बन रहे, ये भी साइन अप होती हैं, ये भी अरेंज करती हैं पैसे, व्हाट इफ़ इनके पैसे वापस नहीं आते हैं तो? क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे लोगों ने जो 4-5 लाख रुपए लगा चुके थे, उन्होंने मेहनत भी करी थी और उनके पैसे नहीं बने थे, और उन लोगों ने बिज़नेस छोड़ दिया था या आना कम कर दिया था। मुझे लगा कि यार व्हाट इफ़ कि अगर इनके साथ भी वही हो, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, या मतलब मैं कितनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहूँगा? तो ये चीज़ सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे आया। फिर खैर उन्होंने साइन अप नहीं किया, एडवांस ISB अपलाइन, उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने बताया, बोला कि अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बताओ। तो हमने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे है, और हम कोई कंपनी का नाम पूछता है, हम कंपनी का नाम बताते हैं, क्रीडेंशियल्स दिखाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, समाउ कन्वर्ट नहीं होता है। तो उन्होंने बोला देखो कंपनी का नाम मत बताओ, तो ये भी मत बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग। वो लिटरली यही बोल रहा था वो, कि बड़ी बड़े वर्ड्स फेंको जिससे वो कन्फ्यूज़ हो, और जब आप प्लान दिखा रहे हो तो उनको पूरी बात ना बताओ, उनको बस आधी बात बताओ, और आधी बात हम बाद में बताएंगे, या फिर वो खुद जान जाएगा। मैंने ये सोचा उस टाइम, एक चीज़ क्लिक हुई कि चलो मैं एक बात मानता हूँ कि लोग गलत होंगे, बिजनेस में लोग गलत सिखाते होंगे, बट ये बंदा जो एक एडवांस ISB है, वो हमें ये सिखा रहा है कि भाई कंपनी का नाम नहीं बताना, तुम्हें नहीं बोलना है कि ये बिज़नेस है, बिज़नेस का मॉडल है, और तभी साइन अप होगा, तभी पैसा बनेगा। मैंने कहा यार क्या फ़ायदा है ये बिज़नेस करके फिर, कि यार जब मैं झूठ ही बोलूँगा सारे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। उस टाइम तक मेरे अंदर गिल्ट भी आने लगा था कि यार मैं पैसे तो लगवा रहा हूँ और इनको कमवा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं कितनों का भार अपने ऊपर ले सकता हूँ। बहुत स्ट्राइक हुआ कि यार ये बिज़नेस कहीं ना रूट लेवल पे ही गलत है, और अपने ढंग से आप कर नहीं सकते हो, कंपनी का नाम नहीं बताना है तो नहीं बताना है। तो जिस तरीके से सचिन गुप्ता ने कमाया है पैसे, उसी तरीके से हर आदमी को कमाना है। तो अगर उस रुपया बनाया है तो हर आदमी रुपया बना के ही, लोग रुपया बना रहे हैं, वही पैसे कमा रहे हैं। तो खैर मैंने ये सोचा कि यार मेरे से ये हो नहीं पाएगा। तो दिमाग में ये चीज़ आ गई थी बहुत पहले कि यार ये नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने जब 1-2 वीक ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी ना, तब ये चीज़ अपने आप मेरे दिमाग में आने लगी कि हाँ कहीं ना कुछ गलत है। क्योंकि आप इनपुट देखते हो, फिर आउटपुट देखते हो किसी बिज़नेस में, आप इमोशन नहीं देखते हो। जो हार्डकोर बिजनेसमैन होता है ना, वो बोलता है कि भाई ये पैसा मैंने डाला है, इसका आउटकम कब आएगा। हम क्या हैं, हम हैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, जिन्होंने कभी बिज़नेस किया ही नहीं है लाइफ में। उनको क्या कर दिया, एक बिज़नेस दे दिया गया, बिज़नेस क्या प्रोडक्ट बेच दिया गया बिज़नेस के नाम पे, और ये बोला गया कि ये बिज़नेस को करते रहना है तुमको मरते दम तक। ठीक है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, यहाँ से सब लोग लखपति करोड़पति बने हैं, और यही एक तरीका है जिससे तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में। अब उसने क्या इमोशनली ले लिया, क्योंकि उसने पेरेंट्स का कार्ड खेल दिया कंपनी ने, और वो इमोशनल हो गया। फिर उसने क्या किया कि भाई बिज़नेस को इमोशंस के साथ चलाने लगा। अब क्या होता है, जब वो नेगेटिव होता है या सोचता है या क्रिटिकल होता है कि भाई पैसे नहीं बन रहे हैं, तो उसको ये बोल दिया जाता है कि भाई सुनो, या क्रिटिकल होके हो सकता है वो कुछ और बिज़नेस करना चाहे, तो नहीं, तुम क्विटर हो, तुम बेकार हो, तुमने बिज़नेस क्विट कर दिया, तुम बेकार हो, लूज़र हो। वो चीज़ें दिमाग में एकदम घर कर जाती हैं कि अगर इस बिज़नेस को छोड़ा तो भाई लूज़र है हम। तो वो भी दिमाग में थी कि यार क्विट नहीं करना है यार। जब मैं प्लान शो करता था ना, तो मुझे ये चीज़ लगती थी कि यार ये सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है बड़ा, और वो फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी था। तो धीरे धीरे जब ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करी, जब चीज़ें खुद एनालाइज करी कि यार मैंने कितना डाला, कितना आया, क्या फ्यूचर है इसमें, क्या क्या मैंने सेक्रीफाइस करे हैं। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करियर का सेक्रीफाइस, एज का सेक्रीफाइस, मनी का सेक्रीफाइस, एनर्जी का सेक्रीफाइस, रिलेशनशिप्स का सेक्रीफाइस। तो ये सारे सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे मिल क्या रहा है, घंटा। तो इस घंटे को मैंने ये सोचा कि यार अगर इस घंटे को नहीं हटाया ना, तो यार ये इसने मेरा घंटा बजा देना है। तो बस इसी वजह से मैंने कहा नहीं भाई, 12 लाख रुपए लगाए, और ये मेरे को 28,000 रुपये मिले इन 4 सालों में। तो भाई एक समझदार आदमी यही कहेगा ना कि भाई और कितना भी तो कर लेते। लेकिन क्या हुआ ना, जब हमारे ऊपर ही चीज़ें आने लगी ना, जब चीज़ समझ में आने लगी, हमारे ऊपर चीज़ें बीतने लगी ना, तब समझ में आया कि यार यही चीज़ें और लोगों के साथ में भी हो सकती हैं।
पैसे को लेकर थ्रेट किया जाना, जो हमने ई कार्ड लिए हैं उसके ओवर परचेज करना, ज़बरदस्ती करना साइन अप्स के लिए, फॉलोअप करना, गंदा वाला फॉलोअप करना जिससे तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो, जिससे तुम वो पैसा लोन लेके भी दो लेकिन दो, चाहे अपनी गाड़ी भी बेच के दो तो वो वाला प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिव होने के बाद में एकदम से आई कि यार नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसे लाइफ में कोई गाली दे। तो बस ये फंडा एकदम क्लियर हो गया और वहीं से किनारे हो गए। ये थी मेरी फाइनेंशियल कहानी इस क्यूनेट स्कैम की। बहुत सारे लोग जिन्होंने क्यूनेट किया होगा, क्यूनेट कर रहे होंगे, उनके साथ शेयर करो, हो सकता है उनकी आंखें खुले, हो सकता है उनको समझ में आए। नहीं समझ में आती हैं तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा समझाओगे, ज़्यादा बोलोगे तो वो और रेजिस्ट करेंगे कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, और इसमें डिले होता है। जो भी काम आप कर रहे हो दिल से करिए। जब आप मेहनत करते हो तो आपको खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात है, जो काम हम करते हैं ना उसके साथ साथ हम ना अपने दिमाग में ये बिल्ड करते हैं कि यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ। अगर आप जो काम कर रहे हो उसको सही से करोगे, आपके अंदर पूरा पोटेंशियल है कुछ भी क्रिएट करने का। इसमें आने के बाद में आपकी क्रिएटिविटी को मार दिया जाता है, लेकिन बिलीव मी, यकीन करिए मेरा, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कंपनी खड़ी कर सकते हो। सिर्फ ये चंद हज़ार रुपयों के लिए अपनी इज्जत, अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर, अपनी मनी को दांव पे मत लगाइए। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, कैसे भी एक्सप्लोर करिए। आई डोंट नो कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर हम अपने दिमाग को बंद कर लेंगे तो शायद जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये कहीं ना कहीं आपको उस दिमाग को बंद करके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पे, ज़्यादा सेल्स करने पे आपको फोकस करवाती है, जो कि किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस है जिसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिक रही हैं और वो पैसा कमा रहा है। हमारा आपका क्या है, जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, हमने ना तो बनाया, ना तो हमारा उस पर कंट्रोल है, ना तो हम उसको बनाने जा रहे हैं, ना तो हम उस पर प्राइसिंग करने जा रहे हैं, ना तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ सेल्स मैन कि हम प्रमोट कर रहे हैं झूठ बोल के, और उस झूठ का पर्दाफाश कभी ना कभी होना है। चंद कमीशंस कमाने के लिए बिजनेस डेवलपर का नाम देना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का नाम देना, लाइफ सेट हो जाएगी, सब चीज़ों को जो आदमी बताता है वहीं गलतियां होना शुरू होती हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है ये बिज़नेस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्यूनेट पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ मैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बचें इस स्कैम से। इंटेंशन ये नहीं है कि ये कंपनी के ख़िलाफ़ बोलना, इंटेंशन सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें। आई थिंक फ़र्क पड़ेगा अगर आप लोग हमारा साथ दोगे, और आप जैसे आप साथ दे रहे हो हमेशा साथ देते रहिए, बस यही गुजारिश है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।